नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित है। पाठ है कैसे बनती है कविता। इसका पहला भाग लेकर के मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जिस पे हम पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो पाठ है कैसे बनती है कविता, इस पाठ के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुओं को हमें पढ़ना है वो मैंने यहाँ पॉइंट में लिख दिया है कि कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है, कविता की संरचना और उसके घटक। तो इस तरह से बच्चों ये सभी पॉइंट्स एक एक करके हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैंने आपको कविता क्या है को आगे जो है समझाया है। कविता क्या है, तो पहले ये प्रश्न है, ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि कविता क्या है। मानव के मन में तरह तरह के भाव छिपे रहते हैं। यह भाव समय समय पर अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आ जाते हैं और कविता का रूप ले लेते हैं। तुकबंदी के यही बोल कविता कहलाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कविता की परिभाषा है, सरल परिभाषा है कि मानव के मन में जो तरह तरह के भाव छिपे रहते हैं, जब समय आता है तो जब उसको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तब हम उसको तुकबंदी का मतलब उसको हम लय में गाने लगते हैं। जैसे कविता पढ़ते हैं ना, उस तरह से हम उसको जब बोलने लगते हैं, जब वो भाव हमारे तुकबंदी के रूप में बाहर आने लगते हैं तो वही कविता का रूप ले लेते हैं और इस तुकबंदी को ही कविता कहा जाता है। बच्चों, पाठ में जॉर्ज लुइस बोर्खेस के शब्दों में उन्होंने कहा है कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है। यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कविता, हर एक व्यक्ति जो है वो कवि है। हर व्यक्ति के मन में जो है कविता उसके कोने में, मन के कोने में कहीं न कहीं निवास करती है। जब उसको समय मिलता है तब वह क्या होती है, वह बसंत की तरह हमारे जीवन में आ जाती है। अर्थात हर व्यक्ति जो है वो कविता लिख सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कविता बनती कैसे है। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, कविता कैसे बनती है। कविता के बनने की कहानी जाने अनजाने हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कभी माँ, दादी और नानी की ज़बानी, तो कभी लोरी के बोल के रूप में। आप देखते हैं ना बच्चों कि जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैसी कैसी कहानियाँ सुनाते हैं, किंवदंतियाँ सुनाते हैं और वह बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं। और जो तोतली भाषा में वो उन प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। अगर उनके मन में कोई जागरूकता होती है, कुछ जानने के लिए अगर इच्छा होती है तो वो अपनी तोतली भाषा में उसको पूछते भी हैं। तो इसी तरह से कभी कभी बच्चे जो है वो खेल गीत में, आप देखते हैं ना कि पहले के समय में लोग जब खेलते थे तो उसमें भी तुकबंदी का प्रयोग करते थे। जैसे है ना, एक तुकबंदी आपने पढ़ी होगी 10th में कि पोसम पा भाई पोसम पा, माता के अंचल वाले पाठ में इसका उल्लेख किया गया है। इसी तरह से और अन्य जगह पे अन्य खेल गीतों का प्रयोग किया जाता है और अपने अपने भाषा में भी किया जाता है। जैसे कोई उत्तराखंडी है, गढ़वाली है तो अपने भाषा में करेगा, मराठी है तो अपने में, भोजपुरी है तो वो भोजपुरी भाषा में जो है उसका प्रयोग करेगा। तो इस तरह से ये जो तुकबंदी है यह कविता का रूप लेने लगती है। और कभी कभी तो तोतली जुबान में बच्चे द्वारा जो गुनगुनाए जा रहे गीत होते हैं वह भी कविता के रूप में सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। तो कविता की जानी पहचानी दुनिया से हम सभी परिचित हैं। कविता की जानी पहचानी सी दुनिया उस समय अपरिचित सी लगने लगती है जब हम सोचते हैं कि कविता के बोल में वह कौन सी चीज़ है जो दुनिया के बोल से ताल मिलाने के लिए ज़रूरी है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, हम किन किन क्षेत्रों में यह कविता लेखन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ के दृश्य देख करके हमारे मन में कविता के भाव उठ सकते हैं, जिसको कि हम मूर्त रूप दे सकते हैं, जिसको कि तुकबंदी के रूप में हम मूर्त रूप दे सकते हैं। बच्चों, एक पाठ है 12th में, 12वीं कक्षा में ही है, आनंद यादव द्वारा रचित जूझ है। वह भी अपने अध्यापक से जब
को देखते थे कि वह कविता को बहुत ही लय में, बड़े ही यति गति के साथ वो पढ़ते थे। तो धीरे धीरे जो लेखक थे वह भी उसी तरह से हाव भाव करके और उसी तरह से अपने खेत खलिहानों में अपने पशुओं को देख करके वह अपने आसपास खिली हुई मालती की लता को देख करके उस पे ही कविता लिखना शुरू कर दिए और इस तरह से एक अच्छे लेखक और कवि के रूप में वह जाने जाते हैं। तो इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो अत्यंत विस्तृत है। आपको कोई सी भी चीज़ अच्छी लग सकती है और उसको देख करके आपके मन में कविता लिखने का भाव उत्पन्न हो सकता है, आप तुकबंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पाठ में बताया गया है कि कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ यह दृश्य देख करके मन में कविता लिखने के भाव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें जो है बताया गया है कि कविता के लिए कौन सा स्थान है? खेत खलिहान, बाग बगीचे, चिड़िया, शेर, पानी, सूखा, गांव, नगर सब अपरिचित से लगने लगते हैं, परंतु इस अपरिचित दुनिया में गोते लगाने वाले आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगने लगती है। यानी जो कविता करना चाहते हैं, जो कविता लिखना चाहते हैं, वह इन सभी स्थलों को यदि देखते हैं तो उनके मन में कविता रचने का भाव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अब ये यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि कविता का जन्म होता कहाँ से है? तो कविता का जन्म एक वाचिक परंपरा से हुआ है। वाचिक परंपरा मतलब बोल करके। पहले क्या होता था, पहले लिखित प्रणाली नहीं थी। हमारे जो वेद शास्त्र हैं, ऋचाएँ हैं, आप देखते हैं ना, उसमें श्लोक आदि जो है वो क्या है, बोल बोल करके ही उसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता था। लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये महसूस हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों को हमें लिखित रूप भी देना चाहिए। तो ऐसे ही आज भी जो है वो कविता का लिखित रूप मौजूद है। जैसा हम अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम में जो वर्णित पाठ हैं, जो काव्यखंड है, वो लिखित ही है, उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, पर यह आज लिखित रूप में मौजूद है। कविता क्या है, यह प्रश्न जितना आसान है इसका उत्तर उतना ही कठिन है। इसके बाद भी कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, जो हमारे मन को छू लेती है और कभी कभी मन को झकझोर भी देती है। इसके मूल में संवेदना और राग तत्व है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि कविता जो है वो अनायास ही नहीं रची जा सकती जब तक कि अपने मन में उसके प्रति संवेदना न उत्पन्न की जाए, उसके प्रति कोई राग मतलब प्रेम न हो। जब तक कोई अपने मन में, कविता दोनों क्षणों में लिखी जा सकती है, सुख और दुख दोनों में। तो ये तत्व जब हमारे अंदर मौजूद होंगे और जैसा ही समय मिलेगा उसको, समय के अनुसार अगर उसको अनुकूल परिस्थिति मिल गई तो वो वैसी ही कविता रच डालेगा। जैसे आप देखते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन की जो कविता आत्मकथा है, उसमें भी उन्होंने अपनी पीड़ा का वर्णन किया है। ऐसे प्रसाद जी का है, उसमें भी आप देखेंगे। तो इस तरह से जो है वो कविताएं जन्म ले लेती हैं परिस्थितियों के अनुसार भी। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि में जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध भी है। इसी संवेदना के कारण रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। आप लोगों ने देखा बच्चों कि, और सभी जानते हैं आप, कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, पहले वह क्या थे? पहले वह रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन उनके इस तरह का कार्य करने के बाद भी जब उनके मन में संवेदना उत्पन्न हुई, संवेदना कब उत्पन्न हुई इसकी कहानी आप शायद जानते होंगे। जब उन्होंने एक मिथुन पक्षियों को तीर मार दिया था, जिनमें से जो नर था उसकी मृत्यु हो गई थी और जो मादा थी वह विलाप कर रही थी। और उस विलाप को देख करके, उसके उस दुख को देख करके जो वाल्मीकि ऋषि थे वह अत्यंत द्रवित हो गए, अत्यंत दुखी हो गए और उनके मुख से अनायास ही श्लोक जो है वो स्फुटित हो गया। और उसके बारे में शायद आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता भी देती हूँ। उनका वह श्लोक था, उनके कंठ से जो प्रस्फुटित हुआ
वो था माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमतः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनाद एकम बधि काम मोहितम। जो मिथुन थे, मिथुन मतलब जोड़ा, जो दो पक्षी थे उसमें से एक को उन्होंने मार दिया और दूसरा जो मादा थी जो वहाँ पर विलाप कर रही थी, उसके इस विलाप को देख करके उनके मन में जो है वो अत्यंत संवेदना का भाव उमड़ा और उन्होंने संस्कृत में ये पहला श्लोक लिखा, उनके मुख से यह निकला था। और उसके बाद उन्होंने फिर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे संवेदना और राग का तत्व जो है वो उसकी प्रमुखता है। तो इस तरह से वाल्मीकि जी का भी उल्लेख इसमें किया गया है। और इसी तरह से बच्चों सुमित्रानंदन पंत ने भी कहा है, इसी को सुमित्रानंदन पंत जी ने भी इस तरह से कहा है। उनकी भी एक कविता की 4 लाइनें यहाँ पर हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि कवि कह रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत ये कह रहे हैं कि जो कवि है वो कैसा है, वियोगी है, दुखी है, और उसकी आह से, उसकी वेदना से यह जो गान है वह निकला होगा, अर्थात जो कविता है वो निकली होगी। उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जो ऐसी कविता की रचना हुई होगी जो उनके आँखों से आंसू के समान चुपचाप बह रही होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति के अंदर जैसी संवेदना रहेगी उसके अनुसार ही वह कविता की रचना कर पाएगा। अब कविता लिखेंगे कैसे उसको, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कविता लिखना एक ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती है। यानी कि बच्चों कोई ऐसा बाहरी आवरण नहीं है कि जिसके माध्यम से, कोई ऐसा यंत्र तंत्र नहीं है कि जिसको हमने उठाया और लिख दिया। इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ आवश्यक है तो वो क्या है, वो अपनी संवेदना। एक तो कवि को जो है भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों और हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। तो जो अगर मन में हमारे जो भाव उमड़ते हैं वह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, उसी को आधार बना करके कवि जो है कविता की रचना करता है। और कवि इन्हें अपनी इच्छा अनुसार भी जताता है और उसे लय से गठित करता चलता है। तो दोनों तरह से कविताएं हो सकती हैं, एक तो परिस्थिति जन्य हो सकती हैं और एक अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी उनकी खुद की मन स्थिति है उसके अनुसार वो कविता कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह जो है पाठ प्रारंभ अभी हुआ है और इसमें मैंने आपको अभी जो भी पढ़ाया है वो एक एक प्रश्न है। ये जैसे शुरू से पीपीटी है आपके दूसरे पेज से लेकर, पहले पेज से लेकर के लास्ट के पेज तक, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसमें क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे कि पाठ 4 कविता कैसे बनती है। चूँकि आपके पुस्तक में ये पाठ 6 है, लेकिन पाठ के अनुसार चूँकि जो पाठ्यक्रम डिवाइड हमने किया है उसके अनुसार ये चौथा पाठ है। और पृष्ठ संख्या 150 पर, जो अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक आपकी है ना, 105 पर यह अंकित है। तो 105 पर आप अगर आएंगे इस पुस्तक में तो देखेंगे पाठ वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं। और जो इस पीपीटी में अभी हमने आपको पढ़ाया है वह उसमें से ही लिखा गया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर सारगर्भित रूप से संक्षिप्त करके लिखा गया है। इसका उत्तर जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आपको लिखना है। तो आप लिख लेंगे कविता क्या है उसका उत्तर लिखा हुआ है, कविता कैसे बनती है उसका उत्तर लिखा हुआ है। तो जितने पेज यहाँ तक बच्चों आपको पढ़ाया मैंने और जितना लिखा है वो सभी आपको अपने दूसरे रजिस्टर अभिव्यक्ति और माध्यम का जो है उसी में करना है। धन्यवाद।